हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। तो बच्चों, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो इसके पिछले हम लोगों ने लेक्चर लिए थे जो कि मैंने अपलोड किए हैं। कहाँ तक? वैक्यूल्स तक पढ़ाया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हो, हम लोगों ने पिछली वीडियो में वैक्यूल्स पढ़े थे, लाइसोसोम पढ़ा था। तो जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जा करके यूट्यूब में आप देख सकते हो, वीडियो ले सकते हो, रिकॉर्डिंग है एंड सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लूरल नेम है और जो सिंगुलर नेम है उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, तो इसकी जो मतलब डिस्कवरी किसने किया था? कॉलिकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। जो कि सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था? इंसेक्ट में एक स्ट्रिएटेड मसल्स है। देखो, मसल दो तरीके से होती है एनिमल सेल में। कितने तरीके? दो होती हैं, एक स्मूथ मसल, दूसरी होती है स्ट्रिएटेड। बट इंसेक्ट में सिर्फ स्ट्रिएटेड मसल्स होंगी। ठीक है, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले फाइंड किया था। ठीक है, जिसे नाम क्या दे दिया? सार्कोसोम दे दिया। ठीक है, सार्कोसोम नाम इन्होंने रखा माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म नहीं दिया गया था। फिर एक साइंटिस्ट दूसरे बेंडा करके, उन्होंने टर्म नाम दे दिया इनका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बहुत सारे नाम अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया बट मेन हमको इसी को ही देखना है। बेंडा ने टर्म दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो, ये सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल, और प्रोकैरियोट्स में कहाँ नहीं प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या होगा? मैमल्स के मैच्योर आरबीसी में, देखो मैमल्स के मैच्योर आरबीसी में क्या होते हैं कि ये एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि शेप एंड साइज एंड नंबर। ठीक है, देखो क्या होते हैं, ये थोड़ा सा जो शेप इनका होता है वो सॉसेज शेप का होता है या फिर सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के होंगे या सॉसेज शेप के होंगे। और इनका जो डायमीटर यानी कि कितनी लेंथ, इनकी साइज क्या होती है? इनकी साइज बच्चों जो होती है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होती है। एवरेज देखा जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर होती है, जो कि एनसीईआरटी में ऐसा है। ठीक है, हम एनसीईआरटी के ही बेस पे चल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के तरीके से ही। और लेंथ ये कितनी होती है इनकी? 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन नंबर देखेंगे कि कहाँ पे कितनी पाई जा सकती है माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे तो बहुत सारी पाई जाती हैं एक सेल में। ठीक है, तो होता क्या है कि माइक्रोस्टीयरिस जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, उसमें सिर्फ एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और वैसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के टोटल नंबर को क्या कहते हैं? एक सेल में कम से कम कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं? 50 से 50,000। तो एक सेल में अगर देखा जाए तो पूरे टोटल माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल बहुत सारी शरीर में होती हैं बॉडी में, तो एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का टोटल नंबर को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसोम बोलते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल में कम होती हैं, एनिमल सेल में ज़्यादा होगी, वो तो सभी को पता होगा। हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ना? बेगारी का, यानी कि बेगर्स का जो बाउल नहीं होता है, मतलब ऐसा नाम दिया गया है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, पढ़ा था मैंने कि इट इज़ बिगर लाइक बाउल। ठीक है, वैसा बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके होता है थोड़ा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होगी, मेम्ब्रेनस लेयर होती है। ठीक है, ऑर्गेनेल्स है, ये मेम्ब्रेनस लेयर ऑर्गेनेल्स है, जिसमें 2 लेयर होती है।
बाहर वाली लेयर को बच्चों आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, जबकि अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई। फिर इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन एंड इसके बीच का जो पार्ट होता है, जो स्पेस बचता है, उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और देखो माइटोकॉन्ड्रिया का इतना इम्पॉर्टेंस है ना, आगे देखेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, ठीक है, करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होगा, बिल्कुल पोरस होगा एंड रिच इन लिपिड होगा। लिपिड का बना होता है, लिपिड सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, परमिएबल होता है क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है पोरिन्स, जिसका नाम, जो कि इंटेग्रल प्रोटीन है, इसको पोरिन्स प्रोटीन होती है। ठीक है, इसलिए ये परमिएबल होते हैं। बट इनर मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों, वो परमिएबल पूरी तरीके से नहीं होता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। यानी कि ऐसे मान लो कि कोई चीज़ है, कोई मेम्ब्रेन है, ओके, ये मेम्ब्रेन हो गई। मान लो कि ये ए एलिमेंट जाना है, बी जाना है, तो वो सबको नहीं जाने देगा। मान लो ए और बी जा रहा है, सी नहीं जाने दे रहा है, सी को नहीं जाने देगा। तो इस तरीके से ये सेलेक्टिव मतलब मिनरल्स को ही जाने देता है अंदर। ठीक है, और ये किसका बना होता है, कार्डियोलिपिन का बना होता है। ठीक है, और एक खास चीज़ है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये काहे की बनी होती है पता है? ये फोल्डेड हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाते हैं, इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाएगा, अंदर की तरफ ये इनफोल्ड हो जाएगा, मतलब फोल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ना, इन्हें क्रिस्टी बोलते हैं, इनको टर्म दिया गया है क्रिस्टी। ठीक है, इन्हें क्रिस्टी बोला जाता है और इसका बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है, हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्रिस्टी में ऑक्सीसोम लगा होता है। क्या लगे होते हैं? ऑक्सीसोम लगे होते हैं, जिससे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ा होगा, जहाँ पे ऑक्सीसोम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर, क्योंकि ETS साइकिल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहाँ होती है? वो इसी ऑक्सीसोम क्रिस्टी में ही होती है। ठीक है, इसे नाम क्या दिया गया है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल एंड फर्नांडीज-मोरेन F1 पार्टिकल। ऐसा पढ़ा था, F1 पार्टिकल में था ना, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में जो ETS साइकिल होती है वो होगी इसमें। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होगा, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे जो कि फोल्ड बना रहा है, यहीं पे ही क्या मिलेगा आपको देखने को? यहीं पे ही क्या मिलेगा देखने को? ऑक्सीसोम मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि F1 पार्टिकल एक एंजाइम कंटेन करता है। ठीक है, इसका जो हेड पीस है ना, रुको मैं बनाई नहीं, ये मान लो है, ठीक, ऐसे बना हुआ है ना आपका ऑक्सीसोम, ऐसे बने हुए हैं ना, ये देखो, उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे कि ये क्या हो गया ना, ये F1 हो गया, ठीक, जिसे कि क्या नाम दिया गया ना, ये हेड है, ये क्या हो गया? ये हेड है, एंड ये F0 है, जिसे कि क्या नाम दिया गया? टेल। ठीक, और ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। इसको कलर से बना देती हूँ। ऑक्सीसोम है, ठीक, ये ऑक्सीसोम हो गया। हाँ, तो इस तरीके से आपको मिल गया। ठीक, ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये F1 पार्टिकल एटीपीएज एंजाइम या फिर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम कंटेन करता है इनके हेड पे होगा। ठीक है, F1 पे, जो कि क्या करता है कि एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये कब? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा होता है, साइकिल चल रही होती है, तब एटीपी का सिंथेसिस इसी में ही होता है। ठीक है, F1 पार्टिकल के है, यानी कि हेड पीस में होता है। हाँ,
अच्छा एक चीज़ और, ये कहा गया कि ये इसको एक नाम दिया गया कि पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, ये रुक जाओ, ये पहले केमिकल कॉम्पोजिशन देख लें कि ये क्या क्या कंटेन करते हैं। देखो ये प्रोटीन कंटेन करेगा, लिपिड कंटेन करेगा, इनमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होगा, राइबोसोम भी होगा एंड पॉलीमरेज एंजाइम भी होगा। ठीक है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम जो कि 70S राइबोसोम एंड पॉलीमरेज एंजाइम एंड प्रोटीन एंड लिपिड, ये सब कंटेन करेगा ये। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो बच्चों क्या होता है ना कि ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज जो होता है बच्चों, वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और कौन सी साइकिल के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस। फिर ये पायरुवेट एंजाइम, ये पायरुवेट जो है ये कहाँ जाता है, ये आपका कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये सारा प्रोसेस ये ग्लूकोज से पायरुवेट में जब कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस साइकिल के थ्रू, तो ये साइटोप्लाज्म में हुआ। बट ये पायरुवेट कहाँ जाता है, ये पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है, जहाँ की क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल चलेगी। देन क्रेब्स साइकिल के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, इसी ये जो आपको दिख रहा है क्रिस्टी में ETS साइकिल चलती है, ETS साइकिल चलती है यहीं पे। तो वहाँ पे क्या होगा, ये ETS साइकिल चलेगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। और इनका एक मकसद क्या होता है, ये साइकिल जो चल रही है ग्लूकोज से, तो पूरा प्रोसेस जो होता है, तो इनका सिर्फ एक प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ATP को सिंथेसिस करना। और ये ज़्यादातर पोर्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो ज़्यादा ATP 38 ATP निकालते हैं, किससे, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो जब एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 38 ATP निकलेगा तो क्या होगा कि इसमें ATP ज़्यादा होंगे, और ATP ज़्यादा होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा ATP निकलने की वजह से इसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसे। और इनका काम क्या होता है, ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस वजह से बोलते हैं, समझ रहे हो ना आप किस वजह से बोलते हैं, मैंने भी बताया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज से पायरुवेट साइटोप्लाज्म में चेंज होगा, साइकिल चलेगी जो कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, फिर वो पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिससे कि क्रेब्स साइकिल वहाँ चलेगी। फिर उस क्रेब्स साइकिल के बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो चलेगा कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन, यानी कि ऑक्सीसोम, जो कि आपने क्रिस्टी पढ़ा उसमें देखने को मिलेगा। तो इन सब का प्रोसेस के थ्रू क्या निकालना होता है कि ATP प्रोडक्शन का काम होता है मेन। ठीक, और ये ज़्यादातर पोर्शन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो ATP ज़्यादा सिंथेसिस होगी, तो इसलिए ये सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाया जाता है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है, जिसके अभी देखा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ATP प्रोड्यूस होती है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब आगे है, नोट कर लीजिए आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेसिफिक नेम और दिया गया है। इनमें ये बहुत ही मतलब पावरफुल होता है, पावर हाउस है, तो पावर, सब चीज़ की पावर इसी के पास है ज़्यादातर। क्योंकि क्या होता है कि इनके पास खुद का DNA और RNA होता है, और राइबोसोम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनका। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि RNA से प्रोटीन जब बनता है ना, RNA से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, DNA बनने का जो प्रोसेस है, वो कौन कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कर सकता है। क्या होता है, कैसे बनती है, RNA से DNA कैसे बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एंड प्रोटीन कैसे बनता है RNA से, जब ट्रांसलेशन होगा।
ये बताओ, जब खुद का ही इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होगा, राइबोसोम यहाँ 70S होता है, जो कि 70S क्या हो गया, 70S राइबोसोम कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने 70S राइबोसोम पढ़ा था। तो यहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक सेल जैसा मतलब 70S राइबोसोम मिलेगा और पॉलीमरेज एंजाइम मिलेगा। तो इस वजह से ये क्या करते हैं ना, रेप्लिकेशन के लिए कैपेबल हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट है कि मान लो कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को उसके मान लो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हैं ढेर सारी, ठीक है, और उसके सेल से मतलब पेरेंट सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को हम रिमूव कर दें, हटा देते हैं, चलो हटो यहाँ से, तुम जाओ घर से, तुम्हें निकालते हैं, तुम्हारा पावर। लेकिन उसको इतनी पावर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को इतनी पावर दी गई है कि वो खुद का घर बसा लेगा, मतलब खुद का न्यू माइटोकॉन्ड्रियल सेल बना लेगा। तुम उसको हटा दो, भगा दो, खुद का सेल में माइटोकॉन्ड्रियल सेल बन जाएगा। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया ना, सेमी ऑटोनॉमस होता है, क्योंकि इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एंड पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा, खुद से वो रेप्लिकेट करके प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस होता है। एक को और बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस, एक ऑर्गेनेल्स को, वो बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। या आपको पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख करके बताओ, ठीक है। और ये सेमी ऑटोनॉमस हो गए। इसमें 70S राइबोसोम जो कि बताया मैंने, प्रोकैरियोट्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना, सेल के अंदर एक सेल, मतलब समझिए क्या हो गया, मतलब सेल हो गई, यूकैरियोटिक सेल हो गई, एक सेल, देखो आज शादी है, पीछे से आवाज आ रही होगी आप लोगों को कोई बात नहीं। देखो क्या होता है ना, ये यूकैरियोटिक सेल हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम लोग, यूकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, यूकैरियोटिक सेल में ही माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें 70S राइबोसोम हो गया, ठीक, बाहर 80S राइबोसोम हो गया, ये सेल है, हाँ, ठीक, क्या हो गया ना, 70S राइबोसोम किस में होता है, प्रोकैरियोटिक होता है ना। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल इसमें पाया गया, मतलब कि ये सेल के अंदर एक सेल और है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसे कि कहा गया, क्या कहा गया, हम कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर क्या है, दूसरी सेल है, एक सेल के अंदर सेल है, अ सेल विद इन अ सेल, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, ठीक। किसी को नहीं समझ आया हो आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं जान सकूं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, ओके। और नोट्स बनाते रहिए, आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, और डेली रिवाइज करिए, एक भी दिन मत छोड़िए। एग्ज़ाम बहुत अब पास में है, 3 महीने ही मान लो बचे हैं, क्योंकि आखिरी के महीने में कुछ नहीं होता है, इंसान रिवाइज ही करता है, तो अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्लास्टिड के साथ। तो जो नहीं समझ में आया है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और बाकी हम लोगों ने आज माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, सबको समझ आया होगा आई होप। और ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।